वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे इसमें किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या? तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, बोल सकते हो। इंसुलेटर नहीं है, बट इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउज फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो करंट को अपने से फ्लो होने नहीं देता। बट जब डाइलेक्ट्रिक को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। तो बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक क्या है, बताओ। तो द सब्सटेंस which does not allow flow of current through it but shows इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? जो अपने से करंट फ्लो होने नहीं देता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। जैसे कि बच्चों यहां पे एग्जांपल आता है आपका, बोल सकते हो पेपर, माइका, ठीक है, वैक्स बोल सकते हो, वुड बोल सकते हो, प्लास्टिक हो गया, ये सब डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ओके। अब बच्चों, डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का पाया जाता है। डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का पाया जाता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक दो टाइप का होता है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलोगे बच्चों तो यहां पे दो टाइप का होगा। एक होगा आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो बच्चे, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसका, है ना, तो बोल सकते हैं इसको, मैं बोल सकता हूं डाइलेक्ट्रिक्स, दोज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दोज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस which in which center of positive and negative charge do not coincide each other। मतलब वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करता, उसको मैं बोलता हूं क्या? पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब देखा जाए एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो इसके अंदर जो डाइपोल होंगे उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ऊपर प्लस माइनस ऐसे रहेगा, ठीक है, कोइंसाइड नहीं करता, उसको अपन बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। सिंपल भाषा में तुम बोल सकते हो क्या पता है? वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। हाँ, तो बोल सकते हो इट हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसका एग्जांपल ले सकते हो बच्चे, किसका? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो आता है आपका H2O ले सकते हो, HCl ले सकते हो, etc। दो ही पता है मेरे को तो वैसे, इसीलिए लिख दिया, ठीक है। तो वैसे बोल सकते हो क्या क्या होता है बताओ। इसका पोलर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है? H2O और HCl। इनके पास पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है बच्चे। जैसे कि देखा जाए ये O माइनस होता है और ये क्या है बताओ? H प्लस। तो यहाँ पे O के पास दो माइनस होता है, H के पास प्लस होता है, तो इनके बीच में ऐसा बन जाएगा। तो जानते हो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनता है? डाइपोल मोमेंट।
तो इसके पास आगे डाइपोल मोमेंट होता है। बोलने का मतलब ये है, ये H2 है तो H2O के स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, दूसरा यहाँ पे, और H के पास एक प्लस होता है, एक प्लस होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक डाइपोल बन जाएगा। जानते हो ना, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं एकदम क्लोज, तब ये दोनों चार्ज क्या बन जाता है बताओ, ये दोनों चार्ज क्या बन जाता है बताओ, पास में रखा जाता है, तो पूरा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरह से यहाँ देखा जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक डाइपोल बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसके पास पहले से क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो मतलब बोल सकते हो डाइइलेक्ट्रिक, पोलर डाइइलेक्ट्रिक वो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। वैसे यहां पे बोल सकते हो, इसी की तरह मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को, इसमें जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेगा। तो बोल सकते हो इन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या बोल सकते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, यहां पे कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि बोल सकते हो यहां पे इसके पास कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है ना, इट डज नॉट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल में इसका ले सकते हो आप, इसका एग्जांपल ले सकते हो क्या, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये सब ले सकते हो। मतलब नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इनके पास भी 3 चार्ज होता है, इसके पास भी 3 सिमिलर चार्ज होते हैं। तो मान चलो नाइट्रोजन क्या होता है 2 5, इसको 3 चाहिए रहता है, सीधी सी बात है। ये क्या लगाएगा बताओ, यहाँ पे इनके बीच में 3 माइनस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 इसको चाहिए, तो यहाँ पे दोनों माइनस होंगे। तो जानते हो डाइपोल कब बनता है, माइनस और प्लस के बीच में, बट यहाँ पे माइनस है तो कहां से बनेगा। वैसे ही ऑक्सीजन के बीच भी 2 माइनस होता है ना, कितना माइनस होता है, 2 माइनस, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे माइनस है, कहां से डाइपोल बनाएगा। ठीक है, वैसे ही H2 हो गया तो H प्लस होता है, एक होता है, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, तो प्लस प्लस के बीच में कहां डाइपोल बनेगा, एक प्लस और दूसरा माइनस। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में माइनस है, इसमें प्लस है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। बट यहाँ पे दोनों माइनस दोनों प्लस, तो डाइपोल नहीं बनता। इसलिए बोल सकते हो ये इसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। बट दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो पोलर में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है ज्यादा, और नॉन पोलर में भी कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चों ज्यादा सोचना नहीं है आप लोगों को, ये समझना है डाइइलेक्ट्रिक को डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आता है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो क्या, डाइइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होता है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। इसका एग्जांपल होता है माइका, वुड, प्लास्टिक, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक, यहाँ पे 2 टाइप का डाइइलेक्ट्रिक होता है, पोलर होता है और दूसरा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। पोलर के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। इसका एग्जांपल होता है किसका, पोलर का एग्जांपल होता है H2O, HCl, और नॉन पोलर का आपका एग्जांपल होता है H2O2, ये सब बोल सकते हो। ठीक है, ओके। और बोल सकते हो पोलर पे जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, और नॉन पोलर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है। ये सब बात बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब आता है यहां पे आपका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो एक बात बताओ, मैं ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें किसको रख दिया बताओ, एक डाइइलेक्ट्रिक को रख दिया। किसको रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया। अब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा तो डाइइलेक्ट्रिक का क्वालिटी क्या है, डाइइलेक्ट्रिक का ऐसा क्या क्वालिटी है जिसके लिए हम उसको डाइइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक का क्वालिटी क्या है हमको पता है, तो डाइइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होता है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो चार्ज होता है उसमें फोर्स लगाता है, और फोर्स लगाने के कारण चार्ज को मूव करने पे मजबूर करता है।
और चार्ज मूव करता है, फिर वहां क्या बन जाता है बताओ, करंट बन जाता है, हमको पता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर जो भी चार्ज होंगे, डाइपोल तो होंगे मान के चलो प्लस माइनस, तो इसके अंदर जो चार्ज होंगे उस चार्ज को क्या करेगा बताओ, मजबूर करेगा फ्लो होने के लिए। बट डाइलेक्ट्रिक चाहेगा क्या, तो डाइलेक्ट्रिक बोलेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं दूंगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फ्लो होना चाहेगा। उसको इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या बोलता है, तो डाइलेक्ट्रिक ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू में शो ही नहीं करूंगा। बट क्या होता है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या आ जाता है बताओ, यहाँ पे दूरी बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाते हैं, दूरी। तो मतलब इस डायरेक्शन में आप बोल सकते हो नेगेटिव आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये दूरी ही बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स लगाता है। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो तत्काल पोलराइज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तत्काल पोलराइज हो जाएगा। बट यहां पर वो करंट को फ्लो होने अभी भी नहीं देगा। तो एक इतना ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को रोके रखता है, उसको अपन बोलते हैं क्या बताओ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से यदि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, उसमें करंट फ्लो, डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो अपने में से करंट फ्लो होने नहीं देता, बट एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तक, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दूंगा तो डाइलेक्ट्रिक क्या करने लग जाएगा बताओ, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां तक जिस पर आपका डाई इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन नहीं होने देता और चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। क्लियर है बात। तो बोल सकते हो क्या है बताओ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो बोल सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric substance withstand without electric breakdown is called डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल बताता हूं। एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक होता है। एयर भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चे, वो कितना होता है पता है, ये आता है लगभग 3 × 10⁻⁶ लगभग 6 वोल्ट पर मीटर, या इससे ज्यादा होता होगा। ठीक है, मेरे को इतना ही तक याद आ रहा है कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तक एयर डाइलेक्ट्रिक रहता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है तब एयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अपना खो बैठता है। जैसे कि हम जानते हैं जब लाइटनिंग होता है तो एयर में ही होता है, एयर के मॉलिक्यूल से। तो क्या होता है, लाइटनिंग जब हो रहा है मान कर चलो, तो उसमें चार्ज जानते हो एक हिसाब से बैड कंडक्टर है एयर, तो एयर में तो तुम्हारा करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए, बट लाइटनिंग क्यों होता है, तो वही बात है, जब टकराता है तो वहां पे इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इतना ज्यादा जो चार्ज पैदा होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या बना देता है, इनका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खो बैठता है एयर, जिसके बाद वहां पे चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है और अर्थ में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो। तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना होता है बोल सकते हो। क्लियर है, ओके। एक और बात बता देता हूं बच्चों, इस में पोलराइजेशन वेक्टर आ जाता है। पोलराइजेशन वेक्टर, यदि एग्जाम में ये सब डेफिनेशन आता है तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये सब पढ़ते ही नहीं है बच्चे लोग, जबकि बुक में दिया रहता है। तो बहुत सरल है। अब देखो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं किसको रख दिया हूं बताओ, डाइलेक्ट्रिक को। किसको रख दिया हूं, डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है बताओ, जानते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का बहुत सारे जोड़े आ जाते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, अब तो यहां पे क्या बना बताओ, ये प्लस माइनस क्या है बताओ, डाइपोल। क्या डाइपोल है बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है, बनता है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हर एक यूनिट वॉल्यूम में ये डेवलप होता है, इसलिए मैं बोलूंगा क्या बताओ, इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। तो बोल सकते हो when dielectric placed in electric field बोल सकते हो, then क्या, इतना लंबा नहीं लिखते, छोड़ो मैं डायरेक्ट वो लिख देता हूं, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या बोला बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इसको पी से डिनोट करते हैं बच्चा। ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जानते हो, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है, इनटू अपॉन में वॉल्यूम। तो हमको पता है चार्ज का कूलम होता है और डिस्टेंस का मीटर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यहाँ काटूंगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका एसआई यूनिट आप बोल सकते हो क्या होता है बताओ, पोलराइजेशन वेक्टर का कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर आप बता सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है, किसका, कैपेसिटर का। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ ज्ञान देना है मेरे को, उसके बाद मैं कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा बात बच गया मेरे को बताना बच्चों, बस थोड़ा सा सुन लो, क्या पता 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाएगा तो आप लोगों से एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो एक बात याद रखना, क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, के है, उससे क्या क्या होता है, उससे बच्चा याद रखना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बच्चा एयर के कंपेयर में के टाइम रिड्यूस हो जाता है। कितना टाइम रिड्यूस हो जाता है, के टाइम रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एयर के कंपेयर में क्या होता है, के टाइम रिड्यूस होता है। वैसे ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बच्चा यहाँ पे क्या होता है, एयर के कंपेयर में क्या होता है, के टाइम रिड्यूस हो जाता है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले लें, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है आपका, एयर के कंपेयर में क्या होता है, के टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज के टाइम रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहीं पे आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अभी आगे पढ़ाने वाला हूं। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो के टाइम बच्चा एयर के कंपेयर में इंक्रीज कर जाता है। एयर के कंपेयर में क्या होता है, के टाइम इंक्रीज कर जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण अपन कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या कैपेसिटर है क्या, तो कैपेसिटर, तो बच्चा कैपेसिटर एक डिवाइस है, तो बोल सकते हो इट इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, या फिर बोल सकते हो क्या बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है बच्चे। कैपेसिटर का इकलौता काम क्या है बताओ, चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, तो यह चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। जैसे कि आप पंखा लगे रहता है तो उसमें कंडेंसर लगे रहता है, तो कंडेंसर का अपन यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कंडेंसर को अपन फिजिक्स में जब पढ़ते हैं यहाँ पे उसको कैपेसिटर बोलते हैं। कंडेंसर का भी काम क्या होता है, चार्ज को कलेक्ट करना, और कैपेसिटर का भी काम क्या होता है, चार्ज को कलेक्ट करना। क्योंकि बच्चों जानते हो
यदि किसी बड़े डिवाइस को चालू करना है, पंखा को चालू करना है, घुमाना, तो एक ही बार करंट देंगे तो उतना करंट में पंखा चालू नहीं होता। पंखा को चालू होने के लिए, उसके मोटर को घूमने के लिए क्या होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए रहता है। तो उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे वायर से नहीं मिलेगा, तो क्या करता है, कैपेसिटर लगा देते हैं, कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। चार्ज को स्टोर करने के बाद एक ही बार पूरा पूरा चार्ज को देता है, जिससे तुम्हारा फैन स्टार्ट कर देता है चलना। उसको एक ही बार ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, जिससे फैन घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं आप। अब मैं बताता हूं आपको कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है बताओ, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अब कैपेसिटर बच्चों अलग अलग टाइप का हो सकता है। एक कैपेसिटर स्फेरिकल हो सकता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाता है। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखो हर एक कैपेसिटर का क्या होता है बताओ, कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब उसका चार्ज स्टोर करने का क्षमता होता है। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्या पता है, कैपेसिटेंस को मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो एक बात समझने की कोशिश करो, कैपेसिटर या किसी कंडक्टर में एक क्वालिटी पाया गया, तो किसी कंडक्टर को जब मैं चार्ज देता हूं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। कैसे सर? तो बच्चों जानते ही हो, ये फॉर्मूला मैं कितना बार पढ़ाया हूं, 1/4πε0 Q/R। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब किसी कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूं, किसी कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूं, तो उसका पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट वोल्ट बोल सकते हो, या 1 वोल्ट बोल सकते हो, इज नोन एज क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो बोल सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise its potential, electric potential by 1 volt is called, हाँ इस कॉल्ड क्या है बोल रहा हूं मैं, बोल ही दिया यहाँ पे, डिफाइंड एज, ऐसा करके लिखा हूं तो कॉल्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है क्या, हमको ये समझ में आता है कि क्या, कि जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल होता है कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बताओ, चार्ज के। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ऐसा बोल सकता हूं, तो मैं वहां पे Q इज इक्वल्स टू, बच्चा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है C, है ना, इनटू V हो जाएगा। तो ये V को मैं बोलूंगा क्या बताओ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये C को निकालूं तो बच्चे V इसके अपॉन में आएगा, तो Q अपॉन क्या हो गया बताओ, V। तो कैपेसिटर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या बताओ, ठीक है, एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या बताओ, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन दो तरीके से कर सकते हो। एक बोल सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हो, रेशियो के हिसाब से देखोगे तो द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। बच्चा इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड। एफ से क्या बोल सकते हो, फैराड होता है। ठीक है, फैराड। अब एक फैराड क्या है, एक फैराड क्या है बताओ, एक फैराड यहां आप निकालोगे, 1 कूलम 1 वोल्ट, 1 कूलम 1 वोल्ट। मतलब इसको डिफाइन कर सकते हो, एक फैराड को क्या बोल सकते हो बताओ, है ना। तो किसी कंडक्टर या किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए यदि मैं उसको 1 कूलम चार्ज देता हूं तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड कहलाएगा। तो इसको लिख नहीं रहा हूं, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, क्या, किसी कंडक्टर या फिर किसी कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्या बताओ,
1 फैरेड कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, या इसकी तरह से डिफाइन कर सकते हो, बताओ, है ना। 1 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड 1 फैरेड बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला बस बताना भूला हूं, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका बता देता हूं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फैरेड का? देखो बच्चों, चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम, जानते हो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ऊपर जाएगा, फिर करंट इनटू टाइम है, तो ये भी करंट इनटू टाइम होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आएगा, और वर्क को रहने देते हैं। तो करंट का एम्पियर टू, टाइम का T2, और वर्क का होता है M1L2 T-2। तो इसको मैं लिखूं, M1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M-1, L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-2, T2 ऊपर जाएगा तो T का पावर हो जाएगा 4, और वहां पे क्या है बताओ A2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मेरे को किसका नीड है? अब मेरे को नीड है कैपेसिटेंस के डेरिवेशन का, ठीक है। तो मैं निकालता हूं डेरिवेशन किसका, बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताता हूं मैं। तो देखो यहां पे बच्चों 2 पैरेलल प्लेट ले लो, 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है सर। ओके, अब मान के चलो मैं इसको एक चार्ज देता हूं, तो यहां चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट के डिस्टेंस को d मान लेते हैं। एक प्लेट का एरिया a है तो इसका भी प्लेट का एरिया a होगा, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज दिया हूं कितना, +q, तो यहाँ कितना डेवलप हो गया, -q, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इसका पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो देखो कैपेसिटेंस मैं 3 स्टेप में निकलवाना पसंद करता हूं। 3 स्टेप मतलब 3 लाइन नहीं, 3 तरीका है, मतलब यहाँ पे 3 स्टेप अपन फॉलो करते हैं जिससे आपका कैपेसिटेंस आ जाता है। हर बार किसी भी कंडक्टर कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरा आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद आपको निकालना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर C = Q/V करके V का वैल्यू पुट करना, Q को हटाना, जो वैल्यू आएगा वो कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ मैं 3 स्टेप निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर दूसरा स्टेप मैं निकालूंगा यहाँ पे क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट। और तीसरा मैं निकालूंगा यहाँ पे C = Q/V करके यहाँ से निकाल दूंगा। ये 3 स्टेप बस फॉलो करना है। तो बच्चे यहाँ पे आप लेट सपोज कर लो, क्या बताओ, है ना, 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया कितना बोल सकते हो, A, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट कितना है बताओ, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स आपका है यहाँ पे छोटा d, ठीक है। ओके, अब देखो 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे बताओ, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक किसके कारण बताओ, पॉजिटिव के नाम से, और दूसरा नेगेटिव के नाम से। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बताओ, अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव प्लेट के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ, σ/2ε0, और नेगेटिव प्लेट के नाम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, σ/2ε0। और दोनों प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे सेम है। और σ/2ε0 क्यों आया, तो बच्चों आपको पता होगा ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया है, एरिया प्लेट का बहुत बड़ा होता है, किससे बताओ, इसके डिस्टेंस के कंपेयर में। अब डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, तब इस पॉइंट से जब इस प्लेट को देखोगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। अब बहुत बड़ा दिखेगा प्लेट, तो ये प्लेट सीधा एक लाइन नहीं है बच्चा, ये प्लेट इस तरीके से, ये प्लेट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेट रखा हुआ है, जिसका आप ये वाला पार्ट को देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला पार्ट को देख रहे हो, ये सीधा लाइन को बस देख रहे हो, ठीक है। लेकिन प्लेट ऐसा है,
अब देखो ये जो प्लेट है, ये प्लेट आपको दिखेगा कैसा पता है, इनफाइनाइट प्लेट की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा बताओ, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट की तरह दिखेगा। और हम जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आता है कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस कारण यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिया। तो एक प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा प्लेट का भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, 2 कटेगा तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बताओ, तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज और इसका पर यूनिट एरिया, तो अपॉन में एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला काम खत्म हो गया। मेरा पहला काम खत्म हो गया, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट निकालना खत्म हो गया। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है बताओ, तो मेरा बच्चा यहाँ पे दूसरा स्टेप है क्या बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, कितना, माइनस डीवी बाई डी एक्स। कल के लेक्चर में बताया था मैं, लास्ट लेक्चर में। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बात करूं तो माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा, और डीवी को मान लेते हैं क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस का वी है, और उनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है बताओ, डी। कितना है बताओ, डी। अब डी को इधर ले जाओगे तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, ई डी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना है बताओ, ई इंटू डी। ई इंटू डी। तो v इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है बताओ, तो ई का वैल्यू है q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और यहाँ कितना आएगा d। ये मेरा आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चा मेरे को निकालना है तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में क्या फॉलो करूंगा बताओ, कैपेसिटेंस का फार्मूला। कैपेसिटेंस का फार्मूला, तो कैपेसिटेंस क्या होता है बताओ, c इक्वल्स टू q बाई v। तो c इक्वल टू q बाई v, v का वैल्यू मेरे को पता है, ये v का वैल्यू ये यहाँ पे रखो, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू d। q कटेगा और ये पूरा टर्म ऊपर चल देगा, तो c इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई। ठीक है, अब यहां पे आपको पूछ देता है कि जो कैपेसिटेंस होता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, किन किन फैक्टर्स डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच सी डिपेंड्स, सी डिपेंड्स, किन किन फैक्टर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला डिपेंड करता है बताओ, एरिया ऑफ प्लेट पे। एरिया ऑफ प्लेट पे कैसा डिपेंड करता है, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। दूसरा मतलब एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो प्लेट्स के सेपरेशन के क्या होता है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्लेट के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाओगे, प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, डी को बढ़ाओगे सी घटेगा। तीसरा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स बोल सकते हो भाई। प्लेट के बीच में कैसा मीडियम है, यदि मीडियम चेंज होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा, किसका, कैपेसिटर का। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप डेराइव कर सकते हो। अब बच्चों इसी का एक हार्ड डेरिवेशन आता है जिसको बच्चे लोग हार्ड बोलते हैं, मेरे को नहीं पता हार्ड क्यों बोलते हैं, बट हाँ थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस है, बट हार्ड नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब वो है क्या पता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट है ना, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, पार्शियली प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब मान के चलो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली फिल कर दिया। ठीक है, किसके बीच में बताओ, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में। तो मान के चलो यहां पे मेरे पास क्या है बताओ, एक पैरेलल प्लेट है। क्या बताओ, मेरे पास पैरेलल प्लेट है। अब पैरेलल प्लेट है तो इसमें मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आया। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस मान लेते हैं बच्चों d, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस मेरा कितना था बताओ d, इसका एरिया कितना था बताओ a। अब इसको मैं क्या दिया था, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ क्या डेवलप हुआ था, नेगेटिव चार्ज। अब जानते हो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसको मैं E नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक को क्या करेगा बताओ, पोलराइज करेगा। पोलराइज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आएगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस डेवलप होगा। इधर माइनस है तो इधर क्या डेवलप होगा, प्लस। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लेते हैं, के, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस से माइनस। ठीक है, ओके। अब बच्चा यहाँ पे मैं वही 3 स्टेप फॉलो करूंगा, वही 3 स्टेप फॉलो करूंगा जो मैं बोला था। सबसे पहला बात बोला था क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है ना, विदाउट
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वो बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताओ? ई नॉट। कितना था? ई नॉट। तो ई नॉट कितना है बताओ? वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट के कारण। तो ये कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 2 कटेगा तो ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बोल सकते हो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से क्या होता है बताया था मैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? के टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वो एयर के कंपेयर में के टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात खत्म होता है। दूसरा स्टेप बचा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो V इक्वल्स टू लिख दो यहाँ पे, क्या पता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस आता है प्लस माइनस के जोड़े में, तो एक प्लस यहाँ एक माइनस यहाँ, तो एक इन दोनों जोड़े के नाम से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और एक यहाँ पे प्लस है एक माइनस यहाँ पे है, तो एक इन दोनों के जोड़ों के नाम से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक इनके बीच में आएगा और एक इनके बीच में आएगा। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में बताओ? तो एयर का बोल देते हैं, और एक पोटेंशियल डिफरेंस किसका है बताओ? डाइलेक्ट्रिक का बोल देते हैं। ठीक है, तो एक एयर का है दूसरा डाइलेक्ट्रिक का। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था मैं, क्या होता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस बताया था V इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और डिस्टेंस क्या है एयर का। तो देखो एयर कहाँ कहाँ है? एयर एक इनके बीच में है और इनके बीच में है। यहाँ पे तो एयर नहीं है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है। तो एयर ये खाली जगह, ये खाली जगह, तो ये खाली जगह का डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डी में इसको घटा दो, टोटल डी में टी को घटाओगे तो जो खाली जगह बचेगा वही आपका एयर का जगह हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है बताओ? डी माइनस टी प्लस। डाइलेक्ट्रिक का देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख देता हूं, ई डैश, और इसका थिकनेस कितना है बताओ? टी। आ गया। अब ई नॉट है, ओके, डी माइनस टी है, ओके, प्लस ई डैश। तो बच्चा ई डैश का वैल्यू कितना है बताओ? यहाँ पे ई नॉट बाई के इंटू टी। अब बच्चा ई नॉट दोनों में कॉमन होगा, तो ई नॉट कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी बाई के। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा स्टेप खत्म। अब मेरे को तीसरा स्टेप फॉलो करना है, क्या बताओ? कैपेसिटेंस का। किसका? कैपेसिटेंस का। यहां पे कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या पता है? Q बाई V। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और V का वैल्यू मेरे को पता है कितना है यहाँ पे? Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। ये आएगा। तो यहाँ से Q कटा तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, नीचे D माइनस T प्लस T बाई K। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये डेरिवेशन बड़ा पेचीदा था, देखो आराम से समझोगे आप। फिर से एक बार रिपीट करके इसको देखिए, आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। बहुत आसानी वैसे बताया मैं, 3 स्टेप ही फॉलो किया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और कैपेसिटेंस निकाला, बात खत्म। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। अब इसमें कुछ कुछ केस भी बन जाता है। अब केस क्या बनता है इसमें पता है कि यदि मैं प्लेट के बीच में पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो प्लेट, ये 2 प्लेट था, इनके बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बताओ? D, छोटा d था, तो और डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना था? T। तो D और T बराबर होगा, D और T बराबर होगा तो कट जाएगा, तो ये टर्म बचेगा। तो यहाँ पे D और T बराबर होगा, ये दोनों कटेगा तो K ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ K लिख दो, अपॉन में कितना आ जाएगा? T, या फिर इसी को K एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या हो सकता है? D। यदि पूरा डाइलेक्ट्रिक को भर दिया इसके बीच में। तो अब दूसरा हो सकता है क्या बताओ? दूसरा मान के चलो मेटल में मैं यहाँ पे डाल दिया, किसको पता है? मेटल को। किसको डाल दिया बताओ? मेटल को। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 0। याद रखो, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 0। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ 0 रखोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। और 0 हो जाएगा तो बच्चा यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी। अब मान चलो मेटल पूरा भर दिया, पूरा इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के हम क्या डाल दूं बताओ? मेटल डाल दिया। अब पूरा मेटल डाल दिया तो मेटल डालत क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे
ये तो 0 होना ही होना है, ये दोनों भी सेम हो कटेगा और कटने के बाद एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा 0 और 0 होने के बाद क्या हो जाएगा बताओ इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके मिटा देते हैं। अब यहां पे आपका आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, ऐसे जोड़ दो C1 C2 C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो ये उल्टा होकर जोड़ता है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना याद रखिए, यदि कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं तो ये रेसिप्रोकल होकर जोड़ता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 1/C2 1/C3। C इक्विवेलेंट है, इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर दूं तो एक बन जाएगा C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल होगा 1/C1 1/C2 1/C3। इसमें याद रख सकते हो चार्ज क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, चार्ज क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डिफरेंट, क्या होता है डिफरेंट। ये बस बात याद रखिए। अब ऐसे ही आपका आता है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चा यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऊपर नीचे जोड़ दो ऐसे, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, ऐसा जुड़ गया। तो यहाँ कितना है C1 C2 C3। अब इसका इक्विवेलेंट मैं निकालूं, इसका मैं इक्विवेलेंट निकालूं C इक्विवेलेंट, तो ये डायरेक्ट जुड़ता है बच्चा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा जोड़ते हैं इन तीनों को, जोड़ देना डायरेक्ट आएगा तो ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या होता है बच्चा, तो इसमें चार्ज इसमें चार्ज इसमें चार्ज अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या होता है बताओ डिफरेंट। चार्ज क्या होता है बताओ इसमें डिफरेंट होता है, अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज अलग, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। याद रखना इसमें जो कैपेसिटेंस होगा, टोटल कैपेसिटेंस जो होगा, नेट कैपेसिटेंस जो होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, वो यहाँ पे मिनिमम आएगा। क्या आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम आता है, और इसमें जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा इसमें क्या आएगा बताओ मैक्सिमम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस मैक्सिमम मिलता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या मिलता है मिनिमम। और एक और आता है बच्चों इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, देखो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल सकते हो। और जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है बच्चा U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ CV²। और दूसरा होता है ये होता है हाफ Q बाई V², क्या होता है हाफ Q बाई, नहीं उल्टा लिख दिया हूं, Q² बाई V होता है। और एक और होता है बच्चा हाफ Q इंटू V होता है, हाफ Q इंटू V। बच्चों यदि इसका डेरिवेशन आपको चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं इसका डेरिवेशन आपको बता दूंगा। मेरे पास अभी समय नहीं है, समय खत्म हो गया, इसलिए आज का लेक्चर मैं यहीं बंद करता हूं। आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आपको और जानना होगा इसमें जो भी डाउट आउट होगा उसका मेरे को कमेंट में लिस्ट बना के भेज दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।